सो यस, गुड इवनिंग एवरीवन। एक मेरे पास कॉमन क्वेरी ये आ रहा है कि सर सबसे पहले तो है ना रेशियोज जो हम लोग को कैलकुलेट करना है, राइट। रेशियोज जो हम लोग को कैलकुलेट करना है इन पार्टनरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो रेशियोज कैलकुलेट करना है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने में कुछ कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है। इज इट आ रहा है ना? आ रहा है, अभी भी आ रहा है। तो हम सिर्फ 3 एग्जांपल लेंगे, वो 3 एग्जांपल पे एकदम अच्छे से फोकस करना, क्या बोलेगा क्वेश्चन। 3 एग्जांपल लेंगे, देखो। ए और बी पहले से पार्टनर है, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सी जॉइंस ए सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर, बी सरेंडर्स ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर 1/8 फ्रॉम हिज शेयर and B surrender 1/5 of his share. There is a difference, please note. Solution A, B, C। सबसे पहले OPSR लिख दो। अब अपने को बताओ क्वेश्चन में दिया क्या है, दो में से एक चीज देगा। सर OPSR तो हो गया, अब क्या तो सैक्रिफाइस दिया होगा या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा? क्या दिया है? सैक्रिफाइस दिया है सर, तो पहले सैक्रिफाइस लिख दो। अच्छा, गेन या सैक्रिफाइस ऐसे लिखते हैं ना अपने, गेन या सैक्रिफाइस, ठीक है। तो सर गेन उसका कितना आया अभी तक तो मालूम नहीं है, बट ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये पता है, बोल रहा है 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, तो बस ए सैक्रिफाइस 1/8, खत्म बात, दैट्स इट। रुक जाओ, राइट, यही तो पढ़े हैं, यही तो समझे हैं। ए सैक्रिफाइस 1/8, बस फ्रॉम मतलब अपने शेयर में से 1/8 निकाल दिया, अपने शेयर का 1/8 नहीं, बट बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, ऑफ का मतलब का, अपने शेयर का 1/4 दे दिया, मतलब बी का ऑलरेडी जो शेयर है 2/5, उसका 1/4 वो सरेंडर कर दिया, मतलब दोनों का ये सैक्रिफाइस है। इसको अपने फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पे अभी इसका लिखने के पहले, ये तो बाद में लिख देंगे, पहले डिनोमिनेटर को एक करने वाला काम कर लेते हैं ना, 1/8 और यहां पे 2/20, तो इसको 40 में कन्वर्ट कर दे क्या, या ऐसे भी कर सकते हैं 2.5, नहीं डेसिमल का क्या जरूरत है, इसको अपने करते हैं 5/40, इसको अपने करते हैं 4/40। तो बेसिकली ये लोग का सैक्रिफाइस है 5/40, 4/40, तो ये आया है 9/40 के लिए, इसका 9/40 का गेन है। और ये लोग को भी 40 कन्वर्ट कर दें अगर, तो बताओ क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 24/40, 16/40, वेरी नाइस। 24 में से -5, तो NPSR अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो 19/40, 16 में से 4 गया 12/40, और ये 9/40। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 19:12:9, और ऑब्वियसली इसका समेशन 40 आना पड़ेगा। नेक्स्ट ले चलो, एक और एग्जांपल में हो जाएगा आई थिंक।
आई थिंक तुम्हारा बहुत सारा क्वेरी एक इससे सॉल्व हो गया होगा। फ्रॉम और ऑफ, फ्रॉम का मतलब अपने शेयर में से निकाल के, और ऑफ का मतलब अपने शेयर का। देखने से लगता है ना डिफरेंस तो है। अच्छा एक और एग्जांपल लो। ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5। सी joins for of the profits. C joins for 1/5. A and B sacrifice in ratio of, sacrifice equally लिख लो। अच्छा रेशियो ऑफ 2:3, चलो ठीक है। ये भी बहुत मतलब अगेन सिंपल क्वेश्चन है आई थिंक। अगर आप लोग थोड़ा सा रेशियो अगर समझे हो तो ये क्वेश्चन एकदम आराम से कर लोगे। फोर बाई नाइन, 5/9, ये कुछ नहीं। इस बार क्या दिया हुआ है? सॉरी, इस बार फिर अपने को सैक्रिफाइस ही दिया हुआ है, राइट। और एनपीएसआर दे देते तो और इजी हो जाता। वो तो और इजी क्वेश्चन है आई थिंक, नहीं बल्कि इजियर है। अच्छा गेन सैक्रिफाइस कितना बोला? सी आया है 1/5 के लिए, और 1/5 का 2/5 ये सैक्रिफाइस करेगा, 1/5 का 3/5 बी सैक्रिफाइस करेगा। तो 2/25, 3/25, 5/25। ऊपर भी अगर 25 के साथ हम लोग कंपेयर करें तो बताओ क्या है कॉमन? 225। 225 में जाना पड़ेगा क्या? तो 100/225, 125/225, और यहाँ पे कितना से 9 से 18/225, कितना से 9 से, हाँ 27/225, 45/225। तो एनपीएसआर 100 में से 18 गया, 125 में से 27 गया, तो 98/225, और ये तो आया ही है 45/225 के लिए। ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होगा क्या? 3 से भी नहीं होगा, नो। तो एनपीएसआर आपका हो गया 82:98:45, एंड ऑब्वियसली इसका टोटल 225 आना होगा। अच्छा इसको छोड़ करके क्वेश्चन कभी कभी लैंग्वेज में खेलता है। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, ए बी सी आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। नहीं ऐसे बोलेगा, ए टेक्स 2/5 ऑफ द प्रॉफिट्स, बी टेक्स 1/5 ऑफ द प्रॉफिट्स, सी टेक्स 1/5 ऑफ द प्रॉफिट्स, एंड दे ट्रांसफर, कहां बोलो तो, 1/5 टू जनरल रिजर्व। एक्चुअल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है क्या है? 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4। ये जानबूझ के नीचे 5 देकर के कंफ्यूज करने का कोशिश किया है और कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन का लैंग्वेज के साथ हम लोग को थोड़ा सा केयरफुली पेशेंटली डील करना होगा, और हम लोग किए हैं मल्टीपल क्वेश्चंस क्लास में। हाँ प्रॉफिट अपना 1 ही मानेंगे। अरे ये लोग जबरदस्ती प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके बोल रहा है। ये लोग 125 प्रॉफिट के हिसाब से बात कर रहा है। हाँ अपने को 100 चाहिए।
पक्का? आपको स्पेसिफिक डाउट, कोई अच्छा क्वेश्चन दिख रहा तो पूछ लो। और नहीं, रेशियो वाला टॉपिक बोलो। हाँ, चलो एक और एग्जांपल देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। सी ज्वाइंस फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, सी ज्वाइंस फॉर 1/5 शेयर। ए एंड बी will share future profits in ratio of future profits equally। ठीक है, अब इक्वली की जगह हम कुछ और भी बोल सकते थे, राइट? कुछ भी बोल सकते थे, 1:2 बोल देते, 7:8 बोल देते, जो मन था वो बोल देते। तो फिर क्या बचा सर क्वेश्चन में? एकदम तो इजी क्वेश्चन है, ए बी सी। हाँ, बट एक बार समझना जरूरी है। क्या? अच्छा, इससे ट्रिकी था क्या? ओके, अगर क्वेश्चन में मान लो ये नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग क्या मानते? इसका मतलब ओपीएसआर इज 1:1, 1/2, 1/2। ये केयरफुल रहना, ये तो हमेशा एकदम पक्का बात है, ये तो ऑलवेज। हाँ, राइट, समझ गया। एनीवेज, बट ठीक है, ये फंडा यही है एग्जैक्टली। हाँ, बस थोड़ा सा प्रेजेंस तो चाहिएगा। अच्छा, अभी अपने को ना एनपीएसआर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। गाइस ध्यान देना, सैक्रिफाइस नहीं दिया हुआ, एनपीएसआर दिया हुआ है। एनपीएसआर क्या दिया हुआ है? बोला सी को मिलेगा 1/5। अब सी एक बार जो 1/5 ले लिया, ए और बी के लिए बचा कितना? 4/5। तो 4/5 को वो लोग इक्वली ले रहा है। ये वन इक्वली की जगह कुछ और हो सकता था, 4/10, 4/10, 2/10। अब इसको भी 6/10 और 4/10 कर दो, तो बी का तो कोई चेंज ही नहीं है। तो गेन और सैक्रिफाइस में ए अकेला सैक्रिफाइस किया है 2/10 और सी गेन किया है 2/10, बस। और कोई सा? और कुछ? रेशियो वाला। चलो एक और क्वेश्चन देखो गाइस, एग्जांपल। वीना एंड सोमा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। हाँ, वीना एंड सोमा का आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट सारा। सारा न्यू पार्टनर है on 1st April 20 for 1/4 share. Shara comes for 1/4 share in the profits. Sara acquired, guys ध्यान से, Sara acquired 1/12 from Veena and remaining from Soma। बस, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। वीना एंड सोमा पार्टनर्स है, बस इतना बोला है। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। आप बोलिए क्या लें? सर नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आप 1:1 लेंगे। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तो काम करना होगा भाई। सारा कम्स फॉर 1/4 शेयर और टेक्स, सारा टेक्स 1/12 फ्रॉम बीना। आई एम सेइंग, जब भी इस तरह का इंफॉर्मेशन देखो, डिनोमिनेटर को सेम करने पे काम करो। इसको 1/4 को 3/12 बोलो प्लीज। अगर 1/12 फ्रॉम वीना लिया जा रहा है, रिमेनिंग फ्रॉम सोमा, तो सोमा से तो ऐसे ही कैलकुलेट हो रहा है, मेरे को कुछ भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 2/12 फ्रॉम सोमा, ये देख पाओगे अगर डिनोमिनेटर को कॉमन करने पे काम करोगे।
डिनोमिनेटर को कॉमन कर दोगे, रेशियो में कुछ नहीं बचेगा, पक्का बात है। कितना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड रेशियो पूछ ले, गारंटी मेरा, अगर डिनोमिनेटर को कॉमन कर दिए तो आपको रेशियो में परेशानी नहीं हो सकता है। ये चीज नहीं सिखाया जाता है, कोई स्कूल में कोई बुक में नहीं बोलता कि डिनोमिनेटर को कॉमन करो। अब वो एलसीएम ले लेके प्लस माइनस करोगे तो ये सब लैंग्वेज में खो जाओगे। एज सून एज यू टेक डिनोमिनेटर कॉमन, इट बिकम्स इजी। तुम लोग बुक का सोल्यूशन देखेगा, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर में पूछा क्या, 1:2। अब इसमें हम सॉल्व क्या करें, 1:2 है, देख लो, यही पूछा है क्वेश्चन में। अब एनपीएसआर अब पूछे तो कर लो सॉल्व। अब तुमको ओपीएसआर पता है, अब तुमको सैक्रिफाइसिंग पता है, तो एनपीएसआर कर लो कैलकुलेट, 1:2 इज द आंसर। और कोई क्वेश्चन रेशियो से गाइज, एनी क्वेश्चन फ्रॉम रेशियोज एनी मोर? चलो एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ हाँ, मेंटली हो रहा है ये तो करेक्ट। चलो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेंटली करो यार, जब अपने पास शीट है और अपने पास एनफ टाइम है, एग्जाम आप लोग दे रहे हो, आप लोग को मालूम है एनफ टाइम चल रहा है, हाँ बल्कि एक्सेस टाइम चल रहा है, तो आराम से कैलकुलेट करके दो ना भाई, बोर्ड का मार्क्स है, ये लोग कितना ही कैजुअली ले रहा हो, अल्टीमेटली तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट में छपेगा। ठीक है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का सर सिंपल सा बात है, हम लोग को गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होगा, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेकर के आ रहा है, एकदम तोड़ फोड़ मचा के, मतलब अच्छा कैपिटल लेकर के आ रहा है। ए और बी पहले से पार्टनर है, ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का कैपिटल है बताओ कितना, 3 लाख। नया पार्टनर सी आया, 15 लाख रुपया कैपिटल का लाया, फॉर 1/3 शेयर, फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए वो 15 लाख रुपया ला रहा है। इसका सी का फोकस किसके ऊपर है सर, पूरा का पूरा फोकस सी के ऊपर है। सी आया 1/3 के लिए, लाया 15 लाख कैपिटल का, इसके हिसाब से टोटल कैपिटल फर्म का कितना होना चाहिए, 45 लाख होना चाहिए सर, 15 लाख इंटू 3। लेकिन इसके आ जाने के बाद भी फर्म का कैपिटल 15 + 5 + 3 कितना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, 23 लाख। इसका मतलब 22 लाख जो एडिशनल है, दिस इज द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल जो एक बार निकल गया, इसमें सी का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, 22 लाख इंटू, ये गुडविल ऑफ द फर्म निकला है गाइस, ये गुडविल ऑफ द फर्म निकला है 22 लाख। इसका 1/3 कैलकुलेट कर लो, सी का शेयर आ जाएगा, और फिर ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेगा, इसको लेके आना पड़ेगा, या अगर नहीं लेकर के आएगा इसका करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। वो रूल चेंज नहीं होता है, वो रूल चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो हिडन गुडविल में और कोई अच्छा क्वेश्चन दिखा हो तो भेज दो, कर देंगे सॉल्व। को छोड़ के, अच्छा आदित्य वाले क्वेश्चन तुम भेज दिया क्या मेरे को? अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ है, लो, रोहित एंड विराट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, हम लिख दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन लो, रोहित विराट, हाँ ये लोग का तो खेला अब खत्म है, दादा को घसीट दिया बीच में। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, रोहित एंड विराट पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऋषभ आया नया पार्टनर, they admit Rishabh who bought 2 lakh, who brought 2 lakh as capital and 60,000 as goodwill, 2 lakh कैपिटल का और 60,000 गुडविल का, which was credited to them as 45,000 and 15,000 respectively। अच्छा, ये किसको क्रेडिट किया गया, ये 60,000 गुडविल का रोहित को दिया गया 45,000 और विराट को दिया गया 15,000। ठीक है,
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फैंटास्टिक सर। सबसे पहला बात तो देखो, नया पार्टनर जो आया वो टोटल गुडविल का वैल्यू जो है, गुडविल का वैल्यू दे दिया फर्म का, गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 3 लाख, ये दे दिया क्वेश्चन में। अब इसका 60,000 वो लेकर के आ रहा है, मतलब शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू, वो लाया 60,000 आउट ऑफ 3 लाख, मतलब ही कम्स फॉर 1/5 शेयर। ये 1/5 शेयर के लिए जब वो आया तो विराट और रोहित और विराट ने इसका गुडविल को शेयर किया 3:1 में, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड विराट इज इक्वल टू 3:1। अब क्वेश्चन में बचा क्या है मेरे को तो बताओ। रोहित है, विराट है, ऋषभ है, OPSR है, बताइए कितना, 3/5, 2/5। बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब घुमा के पूछ रहा है ना, थोड़ा सा ना, थोड़ा स्टाइल से पूछ रहा है। बाकी क्वेश्चन अदरवाइज क्या है, मटेरियल में होगा, बट ठीक है, फिर भी कोई थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज मिल सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि कोई 100% लैंग्वेज कवर कर सकता कोई। अच्छा ठीक है, ये OPSR हुआ। अब अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मिल गया और वो नया पार्टनर कितने के लिए आया वो भी मिल गया, मतलब गेन और सैक्रिफाइस अपने पास है। ये आया है 1/5 के लिए और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:1, मतलब 1/5 का 3/4 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/5 का 1/4 ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब 3/20, 1/20 का सैक्रिफाइस है, 4/20 के लिए ये आया है। अभी 20 में कन्वर्ट कर दो ना इसको, 12/20, 8/20, तो 12 से 3 माइनस होने से ये हो गया 9/20, 8 से 1 माइनस होने से ये हो गया 7/20, और ऋषभ का तो सर वो आया ही है 4/20 के लिए। अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:7:4, 9:7:4। नाइस, गुड क्वेश्चन। और बोलो। एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, मेरे पास एक क्वेरी आ रहा था कि पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत हो रहा है। पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तुम लोग को भी हो रहा है क्या, किसी को भी? हम बोले थे पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाते समय तुमको बैलेंस शीट का टोटल पूछ सकता है क्वेश्चन। तुमको कैश का कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, कैश का कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। बैलेंस शीट इन एडमिशन, तो अभी होता क्या है, अपने को कैलकुलेशन अपने रेशियो का तो ऊपर इतना देख ही लिए, वो तो रेशियो का तो कैलकुलेशन जो होगा, उसके बाद अपने को एडजस्टमेंट जो करना पड़ता है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ध्यान से सुनना, पहले बैलेंस शीट में खाली इंपैक्ट बता रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के वजह से। एक तो क्या, तो सुन लेना, क्या तो नया पार्टनर का, गाइस ध्यान से, नया पार्टनर का क्या तो कैश आएगा, तो कैश प्लस हो जाएगा, या फिर अगर वो कैश नहीं लाएगा तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में है। अगर उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया और करंट फिर कन्वर्ट हो गया क्रेडिट में तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज डेबिट इफेक्ट ये है, डेबिट इफेक्ट ये है, प्रीमियम फॉर गुडविल का डेबिट इफेक्ट क्या तो कैश प्लस में है या करंट अकाउंट डेबिट में है, ये डेबिट इफेक्ट है। और क्रेडिट इफेक्ट क्या है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, वो हो गया आपका क्रेडिट इफेक्ट। आई एम सेइंग डायरेक्टली, अगर तुम लोग अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाएगा तो पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट में लिखेगा ना भाई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लोग का क्रेडिट में, वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में एडेड रहेगा, राइट? तो किस तरह से सोचना है, एक एक इंपैक्ट अगर तुमको लेना है तो देखो, कैश और करंट में डेबिट इफेक्ट है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट इफेक्ट है। अच्छा, अगर पार्टनर लोग विड्रॉ कर लिया
नॉर्मल ड्रॉइंग्स का एंट्री है, नॉर्मल ड्रॉइंग्स का एंट्री है, कैश माइनस हो जाएगा और कैपिटल माइनस हो जाएगा, एकदम इसका ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा है और कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ करके और क्या एडजस्टमेंट आ सकता है? प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब इसके वजह से तुम लोग बैलेंस शीट में गलती कर रहे हो, मतलब क्या, तो तुम कैश कैलकुलेट ठीक से नहीं कर रहे हो या पार्टनर्स कैपिटल ठीक से नहीं बना रहे हो, और कुछ है नहीं, हम क्या करें? इसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं, पार्टनर्स कैपिटल और कैश, ये दो के जगह तीसरे में मूवमेंट ही नहीं है। अलग से क्वेश्चन बोल देगा कि बैंक लोन वॉज पेड, अब वो तुम नहीं देखेगा कि बैंक लोन को भी माइनस करना है, कैश को भी माइनस करना है, तो फिर बैलेंस शीट नहीं मैच होगा, तब फिर करेक्ट आंसर कैसे आएगा? ठीक है, इसको छोड़ के चलो और क्या आता है एडजस्टमेंट अपना, रिजर्व एंड सरप्लस अक्यूमुलेटेड लॉसेज, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके वजह से बैलेंस शीट के टोटल में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये हो सकता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा हो सकता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा हो सकता है पीएल डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा हो, वो पीएल बैलेंस बैलेंस शीट के डेबिट असेट साइड से हटेगा और पार्टनर्स कैपिटल को माइनस कर देगा, मतलब असेट साइड लायबिलिटी साइड दोनों माइनस। हाँ, पार्टनर लोग का कैपिटल प्रोपोर्शनेटली जैसे है वो माइनस होगा वो लोग के रेशियो में, बैलेंस शीट में इंपैक्ट सोचो खाली। और अगर रिजर्व एंड सरप्लस है, मान लो पॉजिटिव रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व से निकलेगा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बैलेंस शीट के टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल में ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। आप लोग से क्वेश्चन में तो इंडिविजुअल का पार्टनर भी का कैपिटल भी तो पूछेगा, तो क्लियरिटी तो चाहिए ही। अच्छा इसको छोड़ करके और क्या है बताओ तो? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अगर नेट में प्लस हो रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो क्या तो असेट साइड बढ़ चुका होगा या लायबिलिटी साइड घट चुका होगा? इन आइदर केस पार्टनर का कैपिटल बढ़ाने का जरूरत है, असेट बढ़ा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दो, लायबिलिटी घटा तो भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दो। नेट में बात कर रहे हैं एकदम, अगर नेट में रिवैल्यूएशन लॉस है तो क्या तो असेट गिर गया, पार्टनर का कैपिटल को डेबिट कर दो, पार्टनर का कैपिटल भी घटा दो, या लायबिलिटी प्लस हो गया, पार्टनर का कैपिटल को गिरा दो, बैलेंस शीट मैच चल रहा है, राइट। यहां पे आई वुड एडवाइज कि आप कैश का कैलकुलेशन खाली 2-3 सम देख लीजिए, कैश का कैलकुलेशन आप 2-3 क्वेश्चंस का देख लीजिए, अच्छा सम मेरा ही क्लास में करवाया हुआ है, अभी रिवीजन में करवाया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जो पूरा सीरीज कराया वो देखने का जरूरत है, खाली रिवीजन में करवाया हुआ है कैश का कैलकुलेशन 2-3 क्वेश्चन का। अगर कैश का कैलकुलेशन आप अच्छे से कर ले रहे हैं, बैंक लोन पेड, सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाज पेड, ये सब बात बोल रहा है, तो कैश भी माइनस हो गया, लायबिलिटी भी माइनस हो गया, ये सब अगर ध्यान दे दोगे तो बैलेंस शीट मैच होने में कुछ भी है ही नहीं कि इसमें डिस्कस किया जाए, क्योंकि अपने फाइनल अकाउंट्स में जो बड़ा बड़ा बैलेंस शीट बनाया हुआ है वैसा तो बैलेंस शीट है ही नहीं, बल्कि 5 आइटम का तो बैलेंस शीट है, करेक्ट। अच्छा इसको छोड़ के और कहां पे क्या दिक्कत है बोलो तो? यश, क्लियर है क्या हिडन गुडविल? अच्छा, रेशियो एनालिसिस में करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। डेट इक्विटी का आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। अच्छा इससे ज्यादा होने से चलेगा, इससे कम होना चाहिए? कम होना बेटर है। ये करंट रेशियो इससे ज्यादा होने से चलेगा? ज्यादा होने से चलेगा, लेकिन 5:1 भी नहीं चलेगा, लेकिन ये थियोरिटिकल है, तुम लोग एग्जाम में इसके ऊपर टेस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ कॉमर्स का नॉलेज, और वैसे भी डिस्कस हो चुका, तो अभी स्पेसिमेन पेपर में है क्या? चलो तब डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अच्छा चलो पहले डेट इक्विटी रेशियो हो गया, अब इसके बाद जो है ना टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका कोई आइडियल डिफाइंड नहीं है, इसका कोई आइडियल डिफाइंड नहीं है तुम लोग के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीकिंग।
तुम लोग को जो आइडियल जानना है वो ये 3 का जानना है। कंपैरिजन चाहिए, 2 साल का डेटा दो, फिर हम बता देंगे कि क्या हुआ, इंप्रूव हुआ कि डिक्रीज हुआ कि बेकार हुआ कि अच्छा हुआ। कंपैरिजन दो, हम बता देंगे। तुम लोग को एकेडमिक पर्पज से बस ये 3 रेशियो को जानने की जरूरत है कि ये आइडियल है। अच्छा, इसको छोड़ करके अभी बात आ रहा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। बोलो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है? बस खाली थियोरिटिकल बात करेंगे, अभी हम एग्जांपल लेकर के अभी बता नहीं सकेंगे। अच्छा चलो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अपने बड़ा बड़ा एग्जांपल लेकर के डिस्कस किए हुए हैं वैसे। एनीवे सुनो, पहले तुम्हारा टोटल कैपिटल को हम फिक्स कर दिए, ठीक है ना। टोटल फंड रिक्वायर्ड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। अब बोल तो फिगर बोल फटाफट। हाँ, तो 1 लाख और 4 लाख आपका हो गया। ये 1 लाख का क्या है, इक्विटी। और लोन है, लोन मतलब डिबेंचर भी आ गया इसमें, ठीक है ना। लोन या डिबेंचर, इंटरेस्ट रेट क्या है? ऑप्शन 2 में हम उल्टा कर दिए, चलो। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही केस में 5 लाख है। इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं 12%। चलो, 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, अर्निंग हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू 1,50,000, 1.5 लाख। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। गाइस फिर से इंफॉर्मेशन ठीक से देख लो। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपया दोनों केस में। फर्स्ट वाले केस में इक्विटी है 1 लाख, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब यहां पे कितना नंबर ऑफ शेयर है, 10,000। और यहां पे कितना नंबर ऑफ शेयर है, 40,000। 40,000 नंबर ऑफ शेयर क्लियर है हम लोग को। हम लोग का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है, ईबीआईटी या पीबीआईटी, जो बोलना है बोल लो। इसको ईबीआईटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। वो आ रहा है आपका कितना, 1,50,000। हम दोनों ही केस में 1,50,000 ले लिए। यहां तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब सर, इंटरेस्ट आप जब माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा कहां लगेगा, जहां ज्यादा लोन है। आप बोलेंगे सर देखिए ना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट चला गया, कितना गंदा बात है। आई एम सेइंग बहुत अच्छा बात है। अभी पता चलेगा क्यों। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लोन होने देना ज्यादा। अगर तेरा कमाई तगड़ा हो रहा है ना, तुम लोन लेगा, तुम बोलेगा हाँ लोन ले, मेरे को पार्टनर नहीं चाहिए, कमाई मेरे को पूरा मेरे को चाहिए। अगर अच्छा कमा रहा होगा तो ये हर बार अच्छा नहीं होता है। व्हेन अ फर्म इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट मेकिंग फर्म, दे ट्रेड ऑन इक्विटी। यही सच है। पेटीएम तुम लोग को क्यों लगता है इतना पैसा मंगवाया है? इट इज नॉट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कम ऑन। हाँ ठीक है, छोड़ो। तो 4 लाख रुपया के ऊपर 12% कितना देगा इंटरेस्ट, 48,000। और इसमें सिर्फ 12,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ। और 1,38,000। तुम लोग को अभी दिख रहा है कि प्रॉफिट इधर तो बहुत ज्यादा है सर, यही बढ़िया है। चलो हम टैक्स को भी डाल देते हैं इसमें। कितना, 51,000 गया क्या? तुम लोग के हिसाब से प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है क्या? होता है, हुआ हुआ है। इंडिया में एक ऐसा टाइम था जब 54% टैक्स का रेट था, 55%। अभी कम है लेकिन है, देयर आर कंट्रीज। हाँ,
तो ये 51,000 और ये भी 69,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 और 40,000। देख लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 और 40,000 है। देयरफॉर अर्निंग पर शेयर यहां पे कितना है 5.10 और यहां पे कितना है, कितना, इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। ये चाहिए, ये भैया ये चाहिए, लोन ले लेंगे, दुनिया का लोन ले लेंगे। प्रॉफिट पर शेयर देखो, अर्निंग पर शेयर देखो। एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आपको ऑब्वियसली ये वाला सिचुएशन चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लोन ले लेना, ज्यादा लोन ले लेना क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए, इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बस ये अगर एग्जांपल याद रहा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन आ गया तो पक्का करेक्ट करोगे। और क्या है, और कोई स्पेसिफिक? हाँ हाँ हाँ। ओके, नाउ देखो यहां पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं जो पूछा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, चार ऑप्शन बोला कि इसमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन विच ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट फॉलोड, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट डन। और फिर जो तीन ऑप्शन दिया ना, उसमें डेट इक्विटी रेशियो सब में ज्यादा ज्यादा था, 1.5:1, 2.5:1, 3.5:1, और एक था 0.25:1। तो जो डेट इतना कमती है, जहां पे डेट इतना कमती है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कर रहा है, वो ही इज नॉट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑप्शन 2 इज नॉट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर डेट सबसे कम है, दैट इज व्हाट इज नॉट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और डेट सबसे ज्यादा है, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब तुम लोग बोलेगा कि सर यहां तो लोन ज्यादा लेकर के रखा है तो ट्रेडिंग ऑन डेट बोलना चाहिए, आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल रहे हैं। यही है टर्म, यही है फ्रेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नहीं सोचा ना, सोचने में मजबूर कर दिया। और कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन? और कोई थियोरिटिकल क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? तो तुम लोग पूछ कहां रहे बाद में भी, पहले बाद में भी कब पूछ रहा है? पूछ तो रहा है जिसको जैसे जो आ रहा है, बात तो सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया, देखो हम बता रहे हैं, सुनो। इफ द प्रीमियम ऑन द फोरफिटेड शेयर, गाइस बहुत केयरफुली सुनना, इफ पूरा ज्ञान है हम लोग को, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा पक्का फोड़ के रख देंगे, लेकिन फिर पूछता है ये लोग ऐसे एकदम बच्चू सा क्वेश्चन, और उसमें हमने सोचने में पड़ जाता है अपने। क्वेश्चन क्या है? इफ द प्रीमियम ऑन द फोरफिटेड शेयर्स has already been received, then security premium should be option A credited, option B debited, option C no treatment, option D none of these. No treatment is the answer. No treatment. सर फिर से बोल रहे हैं, if the premium on forfeited shares has already been received, हम लोग को मिल गया भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी मिल गया है फोरफिटेड शेयर्स के ऊपर। फोरफिटेड शेयर्स में अगर प्रीमियम मिल जाए तो शेयर फोरफीचर के एंट्री में क्या करते हो बता दो। अगर प्रीमियम का पैसा मिला हुआ है तो शेयर फोरफीचर का एंट्री में क्या करता है? कुछ नहीं करते हैं। प्रीमियम डेबिट कब करते हैं? जब प्रीमियम का पैसा मांगे हैं ना मिला हो। तो इसी को घुमा के पूछ रहा है, इफ द प्रीमियम ऑन द फोरफिटेड शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, देन सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड, डेबिटेड, नो ट्रीटमेंट, नन ऑफ दीस। और और मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, अपने को ये नहीं विश्वास हो पाता कि नो ट्रीटमेंट भी कोई आंसर होता है। मतलब ऐसे लगता है तीन, इसमें दो ही तो ऑप्शन है, क्रेडिटेड या डेबिटेड, तो कुछ होना ही चाहिए। नो ट्रीटमेंट और नन ऑफ दीस क्या होता है? ये दिक्कत है। और बोलो, और बता रहे हैं, रुको। अच्छा देखो, एक जगह में एक चीज था,
अगर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द कंपनी है, ध्यान से, फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसे नॉर्मली क्या होता है बताओ तो, इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? नहीं नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो मिला वो छोड़ दो, आई एम सेइंग नॉर्मल खाली फिक्स्ड डिपॉजिट अगर लिखा हो, तुम लोग क्या बोलेगा? फिक्स्ड डिपॉजिट, हाँ असेट है, असेट है, चलो हम बोलते हैं असेट है, बोलो। हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट किए हैं, हम लोग को इसके साथ में ड्यूरेशन देगा, ड्यूरेशन देगा, ठीक है। अगर 12 मंथ से कम दिया, अगर 3 मंथ से कम दिया तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। यहीं पे हम चलो तुम लोग को एक और राज का बात बताते हैं कि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा है जिसका मैच्योरिटी 3 महीना से ज्यादा है और 12 मंथ से कम है, उसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखा जाता है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसीलिए हम तुम लोग को बोले ना, ये एज पर शेड्यूल 3 है, ये एज पर शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है बात। तो तुम लोग को बोले ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकता है, कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिख सकता है, दोनों ही एज पर शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 बोलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें सब कुछ आ जाएगा, डिपॉजिट्स लेस देन 3 मंथ्स वाला भी आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट भी उसमें आ जाएगा। और अगर फिक्स डिपॉजिट का टाइम मोर देन 3 मंथ्स है, लेस देन 12 मंथ्स है, तो वो कैश एंड बैंक बैलेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस, हाँ हाँ, अब वही तो तुम लोग को बोल रहे हैं ना, अब जो तुम लोग को सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह देगा वो लॉन्ग टर्म है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली लॉन्ग टर्म, वो हो गया तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और अगर फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है तो उसमें ना कैटेगराइजेशन वो लोग देगा, फिक्स डिपॉजिट अगर असेट है तो कैटेगराइजेशन देगा कि वो क्या है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, आई एम सेइंग पॉसिबली, पॉसिबली वो कैटेगराइजेशन वो लोग ब्रैकेट में कुछ तुमको करके देगा, और नहीं तो तुम उसको अदर अदर नॉन करेंट एसेट बोल सकता है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स डिपॉजिट मिला हुआ है कंपनी को मिल सकता है क्या? इट इज जस्ट लाइक पब्लिक डिपॉजिट, नथिंग एल्स। उसी को पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं, उसी को पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं, और कुछ नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट वही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो। हाँ, अगर फिक्स डिपॉजिट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है और असेट है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में डाल देना, ठीक है। और बोलो। दे दें, तुम्हारे सिलेबस के बाहर है लेकिन, बता दें। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल के कुछ आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा, वो नुकसान है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से उस खर्चा को अमोटाइज किया जा सकता है ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर। हम लोग मान लो डिबेंचर इशू किए 10 लाख रुपए का, 10% डिस्काउंट में, तो हम लोग का 1 लाख रुपया का नुकसान हो गया। इस 1 लाख रुपया का नुकसान को, इसका ईयर, इसका मैच्योरिटी है 5 ईयर, इसको ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर अमोटाइज करना है 1 लाख रुपया को 5 सालों में। एज ऑन 31 मार्च 22, जो तुम विद इन 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर अमोटाइज कर देगा, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये पूरा का पूरा 1 लाख बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी तुम करंट ईयर में 20,000 राइट ऑफ कर दिया तो 80,000 का बैलेंस बचा, 80,000 का बैलेंस बचा, तो अब 80,000 तो तुम 20,000 तो तुम करंट ईयर के पीएल में इसको राइट ऑफ कर दिया एज अ फिनेंस कॉस्ट, ये फिनेंस कॉस्ट है, ठीक है। अब जो विद इन 12 मंथ्स तुम अमोटाइज करने वाला है 20,000, वो हो गया अदर करंट असेट, बाकी तीनों मिला करके 60,000 अदर नॉन करंट असेट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज द ओनली वन राइट नाउ प्रैक्टिकली जो अदर नॉन करंट असेट में दिखाया जा रहा है। बोलने को हम तुमको और 1-2 एग्जांपल बोल देंगे, बट हार्डली देयर इज, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकली जो देखने मिलेगा बैलेंस शीट, कोई सा भी बैलेंस शीट उठा लेगा तो ये वाला जरूर मिलेगा, अगर उसमें डिबेंचर है तो, अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है तो।
और बोलो, इशू ऑफ शेयर का क्या था फिर से बोलो। अच्छा, इशू ऑफ शेयर में अप्लाइड और अलॉटेड, हमेशा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बड़ा नंबर होगा। कभी ऐसा हो सकता है क्या, सोचना एक बार, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1 लाख, हम लोग अलॉट कर दिए 1,10,000, पब्लिक प्लीज ले लेना, ले ले, कॉलर पकड़ पकड़ के लेना पड़ेगा, मारेंगे। ले ले, ले नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो अप्लाई जितना ज्यादा, अप्लाई जितना करेगा क्या तो उतना, या उससे कम ही तो अलॉट होगा। अप्लाई जितना करेगा क्या तो उतना, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड विल ऑलवेज बी लोअर देन अप्लाइड, इट कैन नॉट बी मोर। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मान लो 1,50,000, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1,20,000, तो रेशियो क्या बन गया बोलो, 5:4। देख लो 5:4। अब इसमें 5 रिप्रेजेंट्स अप्लाइड, 4 रिप्रेजेंट्स अलॉटेड। तुमको क्वेश्चन में अब चाहे कोई भी नंबर दे दे, चाहे अप्लाइड बोल दे, अगर हम अप्लाइड बोल देंगे 15,000, अच्छा 15 तो चल बहुत सिंपल दिख रहा है तुमको, वैसे सारा सिंपल ही दिखेगा, हम क्या करें, ले 3,000। अप्लाइड अगर 3,000, तो तुम अलॉटेड कैसे बोलेगा, देखना देखना देखना, अप्लाइड दिया हुआ है, अलॉटेड चाहिए, जो चाहिए ना उस पे फोकस कर, क्या चाहिए, अलॉटेड, अलॉटेड नहीं, छोटा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर चाहिए। तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख दे, ऊपर छोटा वाला नंबर लिख दे, नीचे बड़ा वाला नंबर लिख दे। और इससे कम ही होगा ऑब्वियसली, अप्लाइड से कम ही होगा अलॉटेड। चल हम इसको दूसरे तरीके से बोल देता है, तेरे को अलॉटेड दिया हुआ है, अब रेशियो वही तो हम बोल रहे हैं, रेशियो को लिखना इज नो बिग डील, रेशियो को तुम लिखना 4:5, दिस रिप्रेजेंट्स अलॉटेड, दिस रिप्रेजेंट्स अप्लाइड। अगर एग्जाम में तुमसे पूछेगा तो ऐसे बोलेगा, प्रो राटा अलॉटमेंट अलॉटेड इज टू अप्लाइड इज, खाली ऐसे प्रो राटा रेशियो बोलो नहीं बोल सकता है। अगर बोला तो 4:5 इज मोर अप्रोप्रिएट। चलो नेक्स्ट लेवल वो भी बता दिए, 4 अलॉटेड अगेंस्ट एवरी 5 अप्लाइड, 4 अलॉटेड अगेंस्ट एवरी 5 अप्लाइड, यही बेस्ट तरीका है, यही प्रैक्टिस है बोलने का भी, है ना। बट एग्जाम में तुम लोग को कैसे भी बोल सकता है, तुम लोग का कॉमन सेंस है ये कि यार छोटा वाला नंबर इज ऑब्वियसली अलॉटेड, बड़ा वाला नंबर इज ऑब्वियसली अप्लाइड, चाहे उसको 5:4 बोले या 4:5 बोले। अब तुमको अगर हम बोल दे अलॉटेड इज 4,800, तो तुम अप्लाइड कैसे बोलेगा, कॉमन सेंस है नहीं, मेरे को कैलकुलेटेड चाहिए। 4,800 इज कौन सा नंबर, ये अलॉटेड है, तुमको चाहिए अप्लाइड, मतलब बड़ा वाला नंबर चाहिए, न्यूमरेटर में बड़ा वाला को रख दे। पक्का, अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। और कोई क्वेश्चन, एनीवन? हाँ तुम एक क्वेश्चन पूछा ना, वो वाला खोलते रुक। टुटू टुटू टुटू। देखो क्वेश्चन क्या है, द रेशियोज दोज आर प्राइमरीली कंप्यूटेड टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी। एक मिनट, यहां पे ना कैपेसिटी पूछा है, ऑफ द कंपनी आर नोन एज, दिस विल बी एक्टिविटी रेशियो। बताते हैं सुनो, मतलब इफ नॉट दैट देन, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। हाँ चलो हम एक एक करके बता रहे हैं, सुनो, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ये तो हो गया हाईफाई लैंग्वेज। इसको अगर हम लोग एकदम नॉर्मल इजी लैंग्वेज में बोलें तो बता क्या है इसका मतलब, ability to pay the short term loan, ability to pay the short term loan, rather ability to pay short term liabilities, ability to pay short term liabilities।
ठीक है, अब इसमें भी फर्दर ब्रेक पूछ सकता है, करंट रेशियो का और क्विक रेशियो का क्या डिफरेंस है सर। करंट रेशियो का स्पेसिफिकली एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, क्विक रेशियो का एबिलिटी टू पे द इमीडिएट लाइबिलिटीज दैट इज लेस देन 3 मंथ्स, लेस देन 3 मंथ्स, सिंपल। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ऐसा लाइबिलिटी जिसको हम लोग चुका सके विदाउट सेलिंग द इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री बेचने का जरूरत ना पड़े, तो हम लोग इन्वेंट्री को कहां लेते हैं, क्विक एसेट में। ठीक है, अब ऑप्शन में इतना इतना स्पेसिफिक बोलेगा तो लिख देंगे, इतना ही तुम स्पेसिफिक बोलेगा तो बोल फिर। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाया हुआ है आपको, सच बोले तो ये सब फालतू एमसीक्यू के लिए। ठीक है, पूछ ले। अब ये हुआ लिक्विडिटी, चलो अभी हम बात करते हैं सॉल्वेंसी का। एबिलिटी टू पे द लॉन्ग टर्म लोन, लाइबिलिटीज, या फिर वही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा इसका वही सिंपल है, तुमको डेट इक्विटी बोलो या टोटल असेट टू डेट या प्रोप्राइटरी, एवरीथिंग मींस एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। हाँ करेक्ट, अब मेरे को स्पेसिफिकली खाली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को लेकर के बोलना है, ये तुम लोग को पूछेगा तो तुम लोग को ये रहना चाहिए कि यहां पे सिर्फ ना बैलेंस शीट का बात नहीं हो रहा है, यहां पे ये भी देख रहा है, यहां पे ये भी देख रहा है एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट नहीं है सिर्फ, इसको बोलते हैं एबिलिटी टू सर्विस द लोन, सर्विस द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं सर्विस, ये वर्ड यूज होगा, सर्विस द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब सर्विस करना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को सर्विस करना मतलब उसके ऊपर जो खर्चा वर्चा लगता है वो टाइमली देते रहना, उसको बोलते हैं सर्विस करना इसको, तो सर्विसिंग द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसको छोड़ के और क्या आएगा बता, फिर है एक्टिविटी, एक्टिविटी वाला हम बताते हैं, रुको। एक्टिविटी इन जनरल, एक्टिविटी या टर्नओवर इन जनरल मींस एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसमें यहीं पर हम एक बात पूछते हैं तुम लोग को, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बताएगा, जिस फर्म का एफिशिएंसी बेटर होगा वही फर्म ज्यादा अच्छा कमाएगा ना। हाँ, जो फर्म अपने डेटर को साल में 15 बार रोटेट करेगा उसका कैपेसिटी ज्यादा है कमाने का, कि जो 6 बार रोटेट करेगा उसका कैपेसिटी ज्यादा है कमाने का। जो 15 बार रोटेट कर रहा है, टर्नओवर कर रहा है, उसका कैपेसिटी, उसका ताकत ज्यादा है ना कमाने का। देखो, लिक्विडिटी पोजीशन जिसका अच्छा है ना, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि उसका ताकत है क्या कमाने का, सॉल्वेंसी पोजीशन से ये नहीं पता चल रहा है कि उसका ताकत है क्या कमाने का, एक्टिविटी रेशियो से ये पता चल रहा है कि ताकत है क्या तेरा, कैपेसिटी है क्या कमाने का। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या पता चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से बेसिकली ये पता चल रहा है कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअल में कैसा है, तुम प्रॉफिट मेकिंग कैसा कर रहा है, कितना कैपिटल लगा करके कितना कमा पा रहा है। लेकिन कैपेसिटी, कमाने का ताकत एक्चुअल में एक्टिविटी रेशियो से पता चल रहा है, टर्नओवर से पता चल रहा है, कैपेसिटी ताकत, कमाने का ताकत। तुम टर्नओवर इन्वेंट्री खरीद के रख दिया, साल में 2 बार रोटेट करता है, मार्जिन बहुत धांसू है, बहुत तगड़ा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो अच्छा बता रहा होगा, जीपी मार्जिन बता रहा है 40%, 40% जीपी मार्जिन। अरे तुम सेल ही नहीं कर पा रहा है, तुम इन्वेंट्री आया गोडाउन में फंसा पड़ा है, 6 महीना में धीरे धीरे हौले हौले वो बिकेगा, उसको तुम बेचेगा मार्जिन में, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है बट कैपेसिटी बेकार है। ये कैपेसिटी कौन बता रहा है, एक्टिविटी रेशियो। तो एक्चुअली दैट इज एप्ट, बट बहुत स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, सही है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तो अपने को एक्टिविटी ही बताता है। हाँ, रिटर्न्स अगर होगा, नहीं नहीं, कैपेसिटी नहीं होगा, रिटर्न्स वगैरह होगा तब प्रॉफिटेबिलिटी, कि रिटर्न्स कितना आ रहा है, मार्जिन कैसा है, वो चीज पे अगर बात होगा तब अपने बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। लेकिन कैपेसिटी जहां पे बोल दिया, ताकत का बात कर रहा है, वो एक्टिविटी हो गया। ठीक है, और बोलो, और कोई क्वेश्चन। तुम लोग थ्योरी पढ़ा है क्या, ये बता मेरे को।
थ्योरी में कहीं पे भी कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ अजीब है या फिर ये नया आ गया जिसका आइडिया ही नहीं था? हाँ, नहीं, जो तुम एमसीक्यूज वगैरह देखा होगा, अभी जैसे ऑपरेटिंग साइकिल है। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? वो तो अपना प्रैक्टिकल का पार्ट है एकदम, अपने तो पूरा उसमें पढ़े हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब लेकिन वो पूछ सकता है तुम लोग से क्वेश्चन, क्या है बता? ऑपरेटिंग साइकिल असेट को खरीदने से लेकर के उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने तक के साइकिल को, पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। असेट खरीदने से लेकर के कैश में कन्वर्ट करने तक, रियलाइज करने तक के पीरियड को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अब इसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज करके पूछेगा तो तुम्हारा वो रीड किया हुआ रहेगा एक बार, तब ना तुम स्पेसिफिक बात बोल पाएगा। और लर्न नहीं करना है, गारंटी दे रहे हैं। एमसीक्यू का बेस्ट बात यही है कि लर्न नहीं करना पड़ेगा, रीड अच्छे से करना पड़ेगा, एक एक बात समझना पड़ेगा, बस दैट्स इट। हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, रिजर्व कैपिटल में बता देते हैं। रिजर्व कैपिटल के केस में क्या होता है? हाँ, अनकॉल्ड कैपिटल को, राइट। वो भी पता है, स्पेसिफिक कंपनी रिजर्व कैपिटल रख सकता है, उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और जब उसको वो कैपिटल का पैसा मंगवाना है तो उसके लिए वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा, तब जाकर के वो कैपिटल का पैसा मंगवा सकेगा। अब ये अगर पूछ रहा है, ये एक्चुअली अकाउंट्स नहीं है, लॉ है, एक्चुअली कंपनी लॉ है ये। डिफिकल्ट नहीं हो गया, ये बदमाशी हो गया कि ये तो बच्चा कर ही लेगा, कुछ ऐसा पूछो जो दे ही नहीं सके जवाब, उस जोन में जाने वाला बात हो गया। ये अकाउंट्स तो उसको आता ही है, लॉ पूछ उसको, ये वो वाला बात हो गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम तुमको बताएं, एक स्कूल में आया है ये लोग का, सीबीएसई के एक स्कूल में एक क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। अब उसको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल परचेज ओनली सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, एक और बात, प्रोपोज्ड डिविडेंड वाला जो चीज अपने पढ़े हुए हैं, प्रोपोज्ड डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसको अपने लायबिलिटी कब दिखा सकते हैं? जब एक्चुअल में डिक्लेयर हो चुका है, और वो भी विद इन 30 डेज पे हो जाता है। तो आइडियली तो फिर कंपनीज एक्ट का ये सब ज्ञान भी होना चाहिए। एक बार डिविडेंड जो डिक्लेयर हो गया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, 30 डेज के अंदर मैं पूरा कर देता हूं। ये सब लॉ का टीचर लोग, लॉ अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो लॉ ऐसा पढ़ाया जाता है, एक बार जो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो मैं 30 डेज के अंदर पे कर देता हूं। तो ये सब कंपनी लॉ बोल रहा है। अब तुमको फिर ये भी पता होना चाहिए। अब सुनो, पहले कभी प्रोपोज्ड डिविडेंड को शॉर्ट टर्म प्रोविजन माना जाता था, पहले कभी माना जाता था, ऑन द बेसिस, ऑन द लॉजिक कि एजीएम इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर डिसाइड कर लिया तो वो पे तो करना ही पड़ेगा, इट इज जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोपोज्ड डिविडेंड भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 अलग से क्लैरिफाई किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अब तब तुम ये पूछो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से प्रोपोज्ड डिविडेंड इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम तो नहीं याद होता है इंटर पास करने के बाद बच्चा लोग को, नाम क्या मालूम है? कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अच्छा, दो दिन बाद तुम लोग का एग्जाम है, अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो ठीक है अपना। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बता दिया क्या? हाँ, नहीं, 21-22 तारीख हम तुम लोग को बोला था शायद, कि 20 बोल दिया था, बोल दिया था ना भाई। नो डीले, एग्जाम दे करके आओ, जो सोना होगा सो लेना, 7 बजे क्लास कर लेना इस दिन। क्यों? मंडे को क्लास है अपने, स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो तो हम मना किया कि क्या कर रहे हैं आप, रिटायरमेंट से कर दे क्या? पार्टनर सी का ही बज रहा होगा उसमें पूरा देर, तो डिसोल्यूशन मतलब फॉर्म बंद हो रहा है।
एक्चुअली एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट होने वाला सारा बात हो गया, अब सब बंद होने वाला ही है। अभी देख रिडेम्पशन का बात होगा कि रीपेमेंट करो, बंद करो, चलो यहां से पैसा वैसा लौटाओ। एक्चुअली एक्चुअली बहुत तगड़ा चैप्टर पढ़ाने लायक मजेदार चैप्टर जो मेरा फेवरेट चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट वो हम पढ़ा तभी सकते हैं जब हम इशू ऑफ रिडेम्पशन, इशू और रिडेम्पशन दोनों पढ़ा चुके होंगे, तब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके लिए बाकी नॉलेज भी तो चाहिए ना, बटोर लें पहले वो। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, छोड़ दो एग्जाम में एकदम। अभी भी कोई क्वेरी कोई भी डाउट आ रहा हो तुरंत तुरंत पूछ लो।